नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो स्थिति इस समय है, लगातार जम्मू संभाग के भीतर आतंकी हमले हो रहे हैं। इसके ऊपर कई चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट्स हुई हैं। बहुत से लोगों ने अपना अपना मत रखा है कि आखिर जम्मू संभाग में अचानक इतनी जल्दी आतंकवाद कैसे बढ़ गया, लगातार हमले कैसे हो रहे हैं। आज हम भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा हम करेंगे उन चीज़ों पर जो जम्मू कश्मीर में इस समय पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो टेररिज्म का इस समय माहौल बना हुआ है, इसका देश पर, जम्मू कश्मीर पर और ग्लोबली क्या असर रहेगा। हमारे साथ आज मेहमान हैं जफर इकबाल चौधरी, एडिटर डिस्पैच, जम्मू कश्मीर मामलों की खास पड़ताल, खास रुचि रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अच्छी पकड़ है। और उनके साथ हैं दीपक खजूरिया, जो मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के। आज इस चर्चा में हम जफर साहब से पहला सवाल ये करेंगे कि जफर साहब, इस समय जो स्थिति बनी हुई है जी, आप इसको क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लगातार जम्मू संभाग को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद इसके क्या मायने निकलते हैं सुरक्षा के साथ लेकर या फिर पॉलिटिकली? ये जो स्थिति है इसके दो पहलू मुझे नज़र आते हैं और दो पहलुओं को थोड़ा सा अलग अलग से एग्जामिन करने की ज़रूरत है। पहला तो ये है कि पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर की इस वक्त सिचुएशन जो है, स्थिति जो मौजूदा है वो क्या है, और दूसरा ये है कि अचानक से जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं वो बड़े राइज के ऊपर आ गए हैं और उनको दोनों के साथ क्या उनमें कोई कनेक्शन है या दोनों को हम एक ही टाइम के ऊपर कैसे एग्जामिन करके देख सकते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात है वो ये है कि बहुत रिसेंटली, यानी 5 साल पहले, एक बहुत मॉन्यूमेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई, जो फंडामेंटली यहाँ की पॉलिटिक्स को, यहाँ की सोसाइटी को, कल्चर को, गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो चेंज कर सकती है। कई ऐसे इवेंट्स जो हैं आपकी ज़िंदगी में होते हैं जिनको आप कहते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, यानी जो जीवन भर में करीब करीब एक ही बार कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, ज़्यादा बार होगा तो आप उसको जो है वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिकल 370 का जाना, स्टेट का डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनना और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन, ग्रेटर इंटीग्रेशन है बाकी मुल्क के साथ होना, वो उस तरह से अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था, ज़िंदगी में एक बार होने वाला इवेंट था। अब उसके चलते हम सब समझ सकते हैं, जिन लोगों को सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का, पॉलिटिक्स का थोड़ी सारी भी रुचि है, अंदाज़ा है या उसके ऊपर काम करते हैं, वो समझ सकते हैं कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाना और असेंबली के इलेक्शन ना करवाना, सेंटर के पास सारी जो अथॉरिटी है वो रखना, वो कुछ देर के लिए ज़रूरी था क्योंकि ट्रांजिशन का पीरियड था। ट्रांजिशन के पीरियड में आपके पास जो सब लोगों का एक पेज के ऊपर होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि कोई भी सिस्टम के अंदर किसी भी दो अथॉरिटीज़ के बीच में जो कन्फ्रंटेशन का कोई माहौल ना बने। नहीं, इसी बीच में जैसा आपने अभी बात की, जो अभी आप कर रहे थे कि पावर्स को लेकर, बिल्कुल, जहाँ सेंटर के पास धारा 370 के बाद या 35A के बाद, जी। तो हाल ही में सरकार ने पूरी पावर्स जो है वो मैं बस उसी के ऊपर मैं लाता हूँ आपको। तो ये जो सिचुएशन थी कि आपने इसको यूनियन टेरिटरी रखा, अथॉरिटी अपने पास रखी, इलेक्शन आप नहीं करवा रहे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी इस वक्त हमारे मुल्क में जो एक अथॉरिटी है, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है, किसी के ऊपर आपको डिपेंड करने होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है। ये ट्रांजिशन आपको 1 साल में, 2 साल में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में अकम्प्लिश कर लेनी चाहिए थी। अब इसको 5 साल हो गए। 5वें साल में, ये इस वक्त जुलाई का महीना है, 2 हफ्ते के बाद 5 अगस्त को जो है वो 5 साल पूरे हो जाएंगे। 5 साल हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूरे तूल और अर्ज, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि रियासत कब बहाल होने वाली है, मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन कब होने वाले हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो फैली हुई है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। किसी को कोई पता नहीं कि हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है। अब एक नैरेटिव है कि पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा सिस्टम चल रहा है, दिल्ली से सबने नज़र रखी हुई है। वो इंटेंशन, वो इंटेंट अगस्त 2019 का नहीं था। तब कहते थे कि इसको इंटीग्रेट करना है। अब अगर हिमाचल में सरकार है, पंजाब में है, हरियाणा में, ये सारी रियासतें अब दूसरी बार अपनी सरकार चुनने लगी हैं और हमारे पास यहाँ पे 2018 से लेकर अभी तक सरकार नहीं है। ये होगी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इसी के साथ अब दूसरी चीज़ आ गई, वो आ गया सिक्योरिटी की बात। सिक्योरिटी में आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वो देना पड़ेगा। अगर आप 2019 से पहले का सिनारियो देखें और 2019 के बाद का सिनारियो देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक जो आपकी एवरीडे लाइफ में डिसरप्शन होती थी स्टोन बेल्टिंग के साथ, हड़ताल के साथ,
वो आप देखिए कि बिल्कुल ना के बराबर है, यानी वो है ही नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पिछले दिनों में हो गुजरे हैं, पिछले सालों में हो गुजरे हैं, जिनमें आपको आशंका हो सकती थी कि शायद हड़ताल हो, स्टोन पेल्टिंग हो, कुछ हंगामा हो। सिक्योरिटी फोर्सेस पहले भी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस आज भी हैं, वो कंट्रोल हुआ है। वो आपने परसुएशन के साथ कंट्रोल किया है या आपने लाठी के साथ कंट्रोल किया, वो जैसे भी किया है, उससे जो कश्मीर के आम लोग हैं वो उससे खुश हैं। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, जैसे बच्चे पहले 3 से 4 महीने स्कूल जा पाते थे, अब वो पूरे एकेडमिक सेशन का फ़ायदा ले पा रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बूम पे है। उस नॉर्मलसी को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। टेररिज्म के इंसिडेंट जो है, आप स्टेटिस्टिक्स देखें अगर आप 2019 से पहले और बाद के, कश्मीर में काफ़ी हद तक नॉर्मलसी आई। अब आपको स्पोरेडिक रैंडम इंसिडेंट यहाँ या वहाँ मिलेगा। वो इसी के बीच क्या होता है कि पिछले 4 साल से 2020-21 से जो है, एक के बाद दूसरा करके हाई प्रोफाइल, हाई पोटेंशियल जो इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो वो हमारी एक एतबार था, एक ट्रस्ट था, जो एक अचीवमेंट जो है जिसको हम सेलिब्रेट कर पा रहे थे कि ये कश्मीर में अचीवमेंट हुई है, लेकिन वो अटेंशन पूरी डाइवर्ट करके सारा जम्मू में आ गया। इसका मतलब ये है कि जो टेररिस्ट हैं उनके पास अभी भी पोटेंशियल है कि वो आपको किसी दूसरी जगह के ऊपर खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी आप देखिए कि जो इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, दिल दहलाल देने वाला, यहाँ पे जो रियासी में आपके चैनल को अभी बिल्कुल शुरू ही हुआ था, तो मैं आया था यहाँ पे आपके साथ बात, उसके बारे में हमने जो रियासी वाले में बात किया था, पिलग्रिम्स के ऊपर अटैक होना जो बाहर की रियासतों से आ रहे हों। बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बहुत बड़ा इंसिडेंट था। अभी उसकी जांच पड़ताल, खोज वगैरह अभी खत्म ही नहीं हुई थी, तो कठुआ में हो गया। कठुआ के बारे में अभी ये एक चीज चल ही रही थी कि कैसे हुआ, कहाँ गए, क्या चीज होगी वहां पे। डोडा में हो गया। अब डोडा जो है 200-250 किलोमीटर, अगर आप मेन हाईवे से चलते जाएंगे तो 200-250 किलोमीटर वो है, 5-6-8 घंटे में आप वहां पे, यानी आप जब यहाँ पे फोकस कर रहे थे तो आपकी अटेंशन वहां पे, अब आप वहां पे कर रहे हैं तो गॉड फॉरबिड पता नहीं अगला जो है वो तो वो सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत ही अनसर्टन सी सिचुएशन, जिसको अभी मुझे लगता है, हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं जो सिर्फ असेसमेंट ज्ञान करते हैं, मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो भी इस चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बिल्कुल, जैसे जफर साहब आपने कहा कि इस समय 2 पहलू जो है वो मुख्य हैं, एक तो पॉलिटिकली हम देखेंगे और दूसरा जो सिचुएशन बनी हुई है। दीपक, ये मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ का चमरेला में पहला अटैक होता है, फिर 13 अक्टूबर 2021 को बटादुनिया में अटैक होता है। दोनों जगह पे 5-5 जवान जो हैं वो शहीद होते हैं, 10 जवान 2 दिन में शहीद होते हैं। 2021 से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां पर टेररिस्ट ने स्ट्राइक नहीं किया, जहां पर टेररिस्टों ने उन लोगों को निशाना नहीं बनाया जो उस समय चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग पेट्रोलिंग पर थे, जहाँ गाड़ियों में काफिला जा रहा था, घात लगाकर हमला ना हो। पिलग्रिम्स के ऊपर हुआ, शिवखोड़ी में हुआ। तो आखिर ये 2021 के बाद अभी तक जो हो रहा है, जो लगातार शिफ्ट ऑफ टेररिज्म कश्मीर से जम्मू हुआ है, उसे किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से जफर साहब ने पूरा सिनेरियो बताया कि पॉलिटिकल सिनेरियो या इंटरनेशनल तरीके से किस तरह से कश्मीर में हालात चेंज हो रहे हैं और उसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको डिफेंस और सिक्योरिटी के हिसाब से बताता हूँ। जो मेरी स्टडी है, जो मैं देख रहा हूँ, जो हमने 15-20 साल जब जर्नलिज्म में देखा कि हालात कैसे बदले, तो जम्मू और कश्मीर के हालातों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कश्मीर में जो टेररिज्म हुआ करता था वो था लोकल टेररिज्म, जिसमें कि लोकल बॉयज़ को इन्वॉल्व करना और वहाँ से एक अलगाववाद को उसके पीछे से सपोर्ट लाना। बीच में स्टोन पेल्टिंग का एक दौर आया, स्ट्राइक्स का एक दौर आया। मगर आप एक चीज़ देखिए कि जम्मू को तकरीबन जो 90s का दौर था या 2000 का हम दशक लें, 2010 तक का ट्रांजिट एरिया के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता था कि अगर यहाँ बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होती थी जो 198 किलोमीटर लंबा आईबी है या एलओसी से होती थी, तो या तो 2 कारण थे, या तो एक फिदाइन ग्रुप आता था जो सीधे आकर सिक्योरिटी फोर्सेस इंस्टॉलेशन पे अटैक करता था और 1-2 दिन में ही सारा कुछ खत्म हो जाता था, एक मतलब बड़ा विश्व में बताने के लिए कि हमला हुआ है। दूसरा, या तो एक ऐसा रूट होता था या राजौरी पुंछ से क्रॉस करके पीर पंचाल से होते हुए कश्मीर निकल जाते थे, या फिर आपका ये जो कठुआ से बेल्ट से डोडा तरफ। अब आप एक चीज़ समझें जो शायद जैसे जफर साहब बता रहे थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी बहुत नई चीज़ है समझना कि छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेशन, और ऐसी इन्फिल्ट्रेशन जो इन्फिल्ट्रेट करने के बाद सीधे टारगेट को हिट नहीं कर रही, वो रुक रहे हैं, प्लान हो रहे हैं, कहाँ हिट करना है वहाँ हिट कर रहे हैं।
हिट करने के बाद वापस अपना एरिया शिफ्ट कर रहे हैं। OGW उनके पूरे साथ में है, उनके पास पूरे प्लान्स हैं, और वो प्लान के बाद पिछले करीबन 78 दिनों में 11 इंसिडेंट, और अगर हम पिछले 40 दिन में देखें तो 5 इंसिडेंट, और उस 5 इंसिडेंट में बड़ा नुकसान, 10 यात्रियों की जान गई, फिर 5 जवानों की जान गई, फिर और अभी तक हमने मारे कितने हैं? टोटल 4। और इसमें एक जो बड़ी चीज़ एक और जो देखने को जो मिल रही है, जो हालात के हिसाब से, आप एक चीज़ देखिए कि जम्मू रीजन पूरी तरह से पैनिक में है। आज जो बाहर से यात्री आ रहे हैं अमरनाथ जी की यात्रा के लिए, वो पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं, बशर्ते सनासर या पत्नीटॉप कहीं भी जम्मू डिवीजन में कहीं पर आने वाली उनको नॉन आए थे, तो मैंने उनको बोला, वो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे थे, मैंने बोला आप पत्नीटॉप में रुक जाओ, तो उन्होंने बोला पत्नीटॉप कितनी दूर है जहां पर ये डोडा में चल रहा है? मैं कहा 40-50 किलोमीटर है। बोला नहीं, हम गुलमर्ग और पहलगाम ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। तो आप आज के हालात देखिए, कश्मीर इज सेफर देन जम्मू रीजन। और जम्मू के जो जिस एरियाज को हम अनएक्सप्लोर कहा करते थे, मशेड़ी, बिलावर, आपके ये वाले रियासी, आज लोग यहाँ जाना सेफ नहीं फील कर रहे। तो आप ये देखिए इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। जफर साहब, मैं इसी चीज को आगे लेके चलता हूँ कि एक दौर था जब ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू हुआ था हिल काका में। उस समय हिल काका की सिचुएशन ऐसी थी कि वो एक ट्रांजिट कैंप था, वहां पे टेररिस्ट आते थे, वहाँ ट्रेनिंग भी करते थे, घुड़सवारी भी करते थे, और वहीं से वो रूट लेते थे कश्मीर का, वहीं से रियासी, वहीं से पूरी पीर पंचाल की पूरा जो ट्रैक पकड़ के वो डोडा किश्तवाड़ उन इलाकों पूरा हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। उसके बाद सेओजदार जो किश्तवाड़ डोडा की चंबा तीसरा से टच होती है, वहां पर भी सेम सिचुएशन थी, और वहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन थी वो इंटरनेशनल बॉर्डर से जाती थी, यहाँ वाली LOC से जाती थी। क्या आपको लग रहा है कि फिर से ISI और पाकिस्तानी फौज ने वही साजिश रची है, जब वही नीति अपनाई है कि एक एक करके इन्फिल्ट्रेट करवाते जाओ और दोनों जगह पे पहले जमावड़ा करो, उसके बाद जो अपने ग्रुप्स हैं उनको हमला करने के लिए अलग अलग जगह पे भेज दीजिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक जो लोग सिक्योरिटी के अफेयर्स में डीपली इन्वॉल्व हैं वो शायद इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी ऐसा सक्सेस जम्मू रीजन में नहीं मिला है। ऐसा सक्सेस नहीं मिला कि आप कहीं पे इकट्ठे हो जाएं, कहीं पे अपने आप को आप ऑर्गेनाइज करें और सेटल करें और वहाँ से आप ऑपरेट करना शुरू कर सकें। ये जो सारे इंसिडेंट 2021 से लेकर अभी तक के जो इंसिडेंट, इनको अगर आप 1 by 1 अगर पीस टुगेदर करके आप देखें, तो इसमें ज़्यादातर ये लगता है कि एक ग्रुप आ रहा है और वो वेट कर रहा है, सेम डे अगर एग्जीक्यूट कर पा रहा है तो ठीक है, वरना 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता या 10 दिन तक भी वो वेट कर पा रहा है। उसके बाद वो एग्जीक्यूट करके या वो मारे जाते हैं या वो वापस चले जाते हैं। लोकल अपने आप को इस्टेब्लिश करना जो है मेरी नज़र में मुझे लगता नहीं, अगर वो इस्टेब्लिश करते तो आज जो जम्मू रीजन के अंदर ये जो आप 90s में आप देखो ना कि कुछ जो अर्ली साइन अप्स जिन लोगों ने किया मिलिटेंसी के लिए वो रजौरी पुंछ से जम्मू के मुख्तलिफ एरियाज से थे, लेकिन जो सबसे पहले सरेंडर हुए वो भी सारे इन्हीं एरियाज में हुए, क्योंकि कम्युनिटी जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने कहा, यूथ में अवेयरनेस क्रिएट की, हर जगह से जाकर बात की कि हमने अपने रीजन में मिलिटेंसी को नहीं फैलने देना है। तो बाहर से लोग आते थे, एग्जीक्यूट करके चले जाते थे। जो हिल काका और ये जो सेओज वाला भी है, लंबे समय तक वो जगह जो है वो अनअटेंडेड रही, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाए, एस्टैब्लिश कर पाए, लेकिन इवेंचुअली जैसे हिल काका में आपने देखा कि लोकल लोग आए, मेन जो है उनका ही जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा, उनको वहां से खदेड़ दिया, उस चीज़ को ख़त्म किया कि ये एक अनएक्सेप्टेबिलिटी है कि लोगों ने कोई यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, गुर्जर, पहाड़ी, पीर पंजाल, चिनाब वैली, जम्मू, कठुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अक्रॉस द रीजन जो है ये एक मानना है कि हमने मिलिटेंसी को यहाँ पे हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते, हमने मिलिटेंसी को यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं होने देना। तो इस हद तक मुझे नहीं लगता, इन सारे इंसिडेंट्स को अगर आप देखते हैं, इस हद तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को, ISI को या टेररिस्ट को सक्सेस मिला। अगर मिला होता तो हर इंसिडेंट के बाद इतनी इंटेंसिव सर्च होती है, इतना कुछ, इतनी इन्वेस्टिगेशन होती है, कहीं पे कोई चीज़ जो है वो मिली नहीं। बहुत सारे जितने भी इंसिडेंट आपने भी रिकाउंट किए हैं, आपने रिकाउंट किए हैं, वो किन्होंने किए हैं, वो लोग तो वापस अभी तक मिले ही नहीं। 2-3 इंसिडेंट्स को छोड़कर वो मिले ही नहीं। मोस्ट लाइकली शायद वो भाग गए। ढांगरी वाला इंसिडेंट है, भट्टादुड़िया वाला इंसिडेंट है, बफलियाज वाला है, ये जो कठुआ में रिसेंटली हुआ वो शायद एग्जीक्यूट करके वो लेकिन इसमें ये नहीं लगता कि भागेंगे कहाँ? एक बार आप इन्फिल्ट्रेट करते हो,
उसके बाद आप अटैक करते हो। बिल्कुल। अटैक करने के बाद आप वापस पाकिस्तान नहीं भाग सकते, आपको यहीं पर ठहरना है। दीपक, मैं इसी चीज पे आपसे एक सवाल इसमें एक पॉसिबिलिटी नहीं, जो नहीं, है, इसमें ना मेरा भी एक take है, एक छोटा सा। पॉसिबिलिटी जो मैं इसमें वो बता पा रहा हूं मैं कि जो इनकी जो ये ग्रुप अभी एक्टिव है यहाँ पे जो काम कर रहा है, इट्स नॉट द सेम ग्रुप। मतलब जो प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्टिव है, कोऑर्डिनेट जिस तरह से ये हो रहा है, इन लोगों की मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग है वो बड़ी यूनिक है, बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की ट्रेनिंग है इनकी। ये एक किस्म की जो पेशेंस है वो एग्जिबिट कर पा रहे हैं। पेशेंस इस तरह से कि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 1.5 दिन तक जो है कोई ना कोई सोर्स से इन्फॉर्मेशन आती है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जो है ये कहीं अपने आप को किसी हाइडिंग में ले लेते हैं। वो जंगल में हो सकती है, किसी अबेंडेंट जगह में हो सकती है, वो हाइडिंग में शायद ऐसा। मतलब अगर आप उसको सीक्वेंस को देखें तो जब आपने वो 2-3 दिन तक एक्सरसाइज पूरी की, आपने देखा कि वो इन्फिल्ट्रेशन की जो इतला आई थी उसमें से कुछ मिला नहीं, उसमें कुछ मिला नहीं, तो आपने वो ऑपरेशन वहां से आपने अलर्ट रखा, लेकिन उसको ऑपरेशन को विड्रा, उनको वो टाइम मिल गया बाय दैट टाइम किसी दूसरी जगह पहुंचने के लिए, वहां से उन्होंने एग्जीक्यूट किया। जब तक आपने रीग्रुप करके वहां तक आप पहुंच पाते, आप देखो इमीडिएटली किसी मूविंग बस के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। आईएएफ के ऊपर जो अटैक हुआ, इंडियन एयरफोर्स के जो मेंढर में अटैक हुआ, तो वो मूविंग गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ। वो अटैक करने के बाद गोइंग बैक टू द वुड्स और गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, मिसलीड करना, इसमें कोई बड़ी बात जो है वो आई मीन देयर इज क्वाइट पॉसिबल कि वापस जाना भी जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नहीं, मैं इसमें एक चीज कह रहा था कि जब हमला होता है जी, हमला होने के बाद अब जैसे मशेरी जैसी जगह पे हमला करके मुझे नहीं लगता वो वापस पाकिस्तान की तरफ आएंगे। इसमें मैं आपसे यही सवाल पूछने वाला था कि जब से जम्मू कश्मीर में ये पिछले 3-4 साल में हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी बहुत से OGW पकड़े हैं। ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है वेपन की या ड्रग्स की या कैश की, वो लेके टेररिस्ट कैडर तक पहुंचाते हैं। स्टिकी बम का दौर आया था, आपने रामनगर में स्टिकी बम आपने बंदे पकड़े गए, उधमपुर में स्टिकी बम अटैक हुआ, कटड़ा में हुआ, नरवाल में हुआ, तो उस समय OGW की एक बहुत बड़ी तादाद पकड़ी गई थी। तो अब भी क्या ऐसा नहीं है कि OGW और स्लीपर सेल का जो नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा? नहीं पवन जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। जफर साहब, मैंने भी कुछ ऑफिसर से बात की इन दिनों में, जिसमें कुछ इंट के ऑफिसर्स भी थे जो नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी ब्राह्मणा की रैली होनी थी, उससे एक दिन पहले सुंजवा में जो अटैक हुआ था, उस समय एक नई चीज़ पर काम करना शुरू किया था एजेंसीज ने, और वो ये चीज़ें थी कि अब जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो वेपन लेकर क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है खाली हाथ, और वेपन किसी दूसरे तरीके से आ रहे हैं। ड्रोन से ड्रॉपिंग हो रही है। जब यहाँ बंदा पहुंचता है, जिस पेशेंस की आप बात कर रहे हैं, एक वहां से मान लीजिए 3 लोगों का ग्रुप आया, उन लोगों को एक टारगेट दिया गया कि आपने फलानी जगह जाकर आपको कोई एक बंदा मिलेगा और वो आपको एक जगह ले जाएगा, जो आगे करना है वो आगे बताया जाएगा। तो जब वो यहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद हो सकता है वो 2, 4, 6 दिन रुक रहे हैं, उनको 2, 4, 6 दिन रुकने के लिए नए कपड़े भी दिए जा रहे हैं, उनको हो सकता है आधार कार्ड भी एक फेक दिए जा रहे हैं, उनकी एक आइडेंटिटी बना दी गई, ताकि अगर वो विदाउट वेपन पकड़े भी जाते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। और उनको वेपन तब दिया जाता है जब उनको टारगेट बताया जाता है कि आपने कब हिट करना है, विद ए प्रॉपर प्लान। और दूसरी चीज जो खास तौर पे बहुत डेंजरस है अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो ये है, जैसे जफर साहब ने बोला कि कई सारे अभी काम चल रहा है, अभी सक्सेस नहीं मिली एजेंसीज को, पर वो इस पे काम कर रही है कि हो सकता है पुंछ राजौरी में जो पिछले अटैक की हम बात कर रहे हैं 21 और 22 और 23 में, शायद कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो खाली इन्फिल्ट्रेट नहीं किए, एक्सफिल्ट्रेट भी कर गए, अटैक करके वापस निकल गए। और वो इसलिए निकल गए, उसमें हो सकता है, उसका कारण है पवन जी, उसका कारण एक और है। फिर जफर साहब की बात उसमें एक ऐड ऑन होती है कि ये जो अभी ग्रुप्स आ रहे हैं, आप इसको सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप मत समझिए, इनके बीच में कहीं एक आदमी पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड लोग भी हो सकते हैं, SSG के कमांडो हो सकते हैं, जो इनको वो रूट, जिस रूट से ये आ रहे हैं उसी रूट से वापस जाने का प्लान भी है। और कुछ दिनों के लिए रुकने के बाद हो सकता है 3 लोगों का ग्रुप यहाँ आया, तीनों ने यहाँ एग्जीक्यूट किया प्लान, उसके बाद 2 यहाँ रहे, एक वापस निकल गया। वो जो वापस निकला वो वही ट्रेन कमांडो था जो एग्जीक्यूट करके निकल गया। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये वाकई में बहुत डेंजरस प्लान है पाकिस्तान का। और एक चीज है कि ये जम्मू रीजन में ना पकड़े जाना जो है वो कश्मीर से काफी हद तक आसान है, ना पकड़े जाना, क्योंकि अगर यहाँ से कोई आ रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर से, कोई पंजाब से अगर आ रहा है,
वो उसको जो है उसके एक पंजाबी मैनरिज्म भी उसका मैनरिज्म होगा, भी होगा। डोगरी मैनरिज्म भी होगा। वो मेरी और आपकी तरह शर्ट पहन के जैकेट पहन के यहाँ कहीं चाय कॉफ़ी पी के चला जाएगा, बस में मेटाडोर में ट्रैवल करके चला जाएगा, साथ में बैठा हुआ महसूस भी नहीं कर पाएगा कि ये कौन था। ये कौन था। इसी तरह से अगर कोई रिजौरी पुंछ में ज्यादा बिल्कुल आएगा तो ठीक वो है। शायद उस तरफ से पीओके से आएगा, पहाड़ी में गोजरी में Almost बात बोलिए, करता होगा, almost same वो यहाँ से नौशहरा से बस में बैठ के पुंछ से जाके उतर भी जाएगा, कोई नहीं पहचाना। किसी को समझ नहीं आएगी, वो आप ही की तरह बात कर रहा होगा। ये चीज कश्मीर में पॉसिबल नहीं है। अगर बाहर से कोई मिलिटेंट आ रहा है, ये कश्मीर में पॉसिबल नहीं है। वो कितना भी फिरन पहन ले, कुछ भी कर नॉन ले, उसके कश्मीरी असर- को पहचानना वो आसान है। पहचान लेंगे। नॉन वो कश्मीरी को अगर पहचानना आसान है। बात भी ना करे, वो चलेगा ही। अगर बैठा ही हुआ तो उसको देखकर पता चल जाएगा कि ये कश्मीरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई बीच में आकर 5-6 घंटे बैठ के कहीं चला भी जाए तो, क्योंकि ये एरियाज, लैंग्वेज, मैनरिज्म, स्टाइल सारा जो है वो एक जैसा जब है। नहीं, पिछले- एक चीज आपने पिछले जो हफ्ते कही ना, पवन जी, जो आपने खबर भी की थी कि एक जॉइंट मीटिंग हुई जिसमें बीएसएफ के आईजी, हाँ, पंजाब पुलिस के- जेएंडके डीजी और गौरव Yes, यादव पंजाब पुलिस के बिल्कुल। डीजीपी वो भी शामिल हुए कठुआ में। उसका रीजन ये था कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो दीनानगर और गुरदासपुर के जो बॉर्डर्स हैं वहां से भी क्रॉसिंग हाँ, हो वहाँ रही से है भी और crossing इस ओर आ हो रहे रही हो, है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत बार आपने देखिए देखा वहाँ इसमें होती है। एक चीज हो रहा है जफर साहब, हमारे जब डोगरी में जो शिकारी होते हैं ना, जब वो पहाड़ी इलाकों में या मैदानी इलाकों में शिकार में जाते हैं तो उनमें एक शब्द यूज होता है जो हम डोगरी में बोलते हैं पट्ठे का शिकार। ठीक। पट्ठे का शिकार मीन्स कि अगर एक तला है उसके बीच पानी है तो उस तला के बिल्कुल सामने आप अपनी गन लेकर जो अपने बंदे जो हैं वो बैठे रहते हैं। बैठो, सब्र करो, इंतजार करो, Yes. जब शिकार आए तब उसको तब स्ट्राइक करो उसके ऊपर। कहीं आतंकियों ने भी यही नीति अपनाई है कि आओ, जो नेचुरल केव्स बनी है वहाँ बैठो, लोकल स्पोर्ट अगर मिल रही है, खाने पीने का सामान मिल रहा है लीजिए, बाहर मत घूमिए और इंतजार करिए। जो आपकी रैकी है, जो आपकी टीम काम कर रही है, उसकी इनपुट के बाद में जब भी वहाँ से वो निकले उनके ऊपर अटैक करिए। ऐसा ही लग रहा है। वो बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन मैं अब आप एक और नए सवाल की आपकी तरफ आ रहा हूँ कि इस समय जो स्थिति बनी है अटैक के बाद, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर सवैन और जो नॉर्दर्न कमांडर जो आर्मी चीफ जहाँ पर हैं, अब पॉलिटिकली कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है कि जैसे महबूबा ने कहा कि डीजी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो कंट्रोल कर पा रहा है, या सुरक्षा एजेंसियों के भीतर तालमेल की कमी है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? असल में ये ट्रिगर हुआ इससे कि डीजीपी की एक स्टेटमेंट है 2 दिन पहले जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये टेररिज्म से बेनिफिशियरी हैं। ये फ़ायदा मिलता है इनको, इलेक्टोरल फ़ायदा मिलता है, और इसलिए इन्होंने जो है टेररिज्म को पनपना जो है वो अलाउ किया और बहुत सारे कमांडर्स को इन्होंने जो है वो सपोर्ट किया, या इस तरह करके उन्होंने कहा। ये बात कोई नई नहीं है। इसमें जो पॉलिटिकली जो है वो हम सियासी स्पीचों में ये बात हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी जो किसी पोस्ट रिटायरमेंट किसी जॉब की तलाश में, वो भी ये बात करते रहते हैं इसमें कोई। लेकिन डीजीपी ने यूनिफॉर्म में, और वो रिटन टेक्स्ट से इसके बारे में बात कर रहे थे, ये जो आरोप है, ये जो इल्ज़ाम है, ये बहुत गंभीर है, ये बहुत जो है वो सीरियस है। और कि भी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको इंटेलिजेंस भी रिपोर्ट करती है, जिनको पुलिस भी रिपोर्ट करती है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन भी रिपोर्ट करती है, जिनके पास सारे सीक्रेट भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो मिलिटेंट्स के साथ मिले हुए थे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेंजरस है। इसको पीछे जाकर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी जो है ये बहुत ज़रूरी है। जो महबूबा मुफ्ती आगे से कह रही हैं डीजीपी को, जो क्वेश्चन कर रही हैं, वो भी बहुत हद तक एक वैलिड चीज़ है। वो वैलिड ये है कि पॉलिटिशियन जो है मोमेंट्री उसके लिए होता है, 5 साल के लिए, किसी 5 को साल के लिए, 3 साल मिले, जब किसी तक को वो 2 साल, कुर्सी है। वो मोमेंट्री होता है। जो कंटिन्यूअस चीज़ होती है वो आपका एक सिविल सर्विस के जो लोग हैं, आर्मी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, सारे लोग हैं, सिविल सर्विस की होम डिपार्टमेंट है, कंटिन्यूस जो है वो है। वहाँ पे अंदर इसके ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए ज़रूर है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि 6 साल से, यानी जून पिछले महीने 6 साल इस चीज़ को पूरे हो गए। लेजिस्लेचर नहीं है, कोई इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन जो है पावर में नहीं है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में नहीं है। कोई नहीं। तो ये एक जो अगर डीजी साहब कह रहे थे जो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज समथिंग एज ए थिंग ऑफ द पास्ट, कि ये तब हुआ करता था। 6 साल में वो सारी चीज़ें डिसमेंटल करनी, उनको डिस्ट्रॉय करना, वो नेटवर्क सारे ध्वस्त करने, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके एक नीट एंड क्लीन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करने के लिए 6 साल मुझे लगता है कि वो काफ़ी होने चाहिए थे। तो ये एक स्टेटमेंट आई है, इसके ऊपर जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि जो हीट इस वक्त बनी हुई है, सिचुएशन की हीट बनी हुई है,
उसमें 2019 का जो प्रिंसिपल आपके कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, क्लेम है, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, वो ये है कि ये हटाएंगे और उसके बाद नॉर्मल सी पीस सारा एस्टैब्लिश हो जाएगा, टेररिज्म जो है उससे वो खत्म हो जाएगा। आपकी बात ठीक है। अब जो पॉलिटिशियन है उसके लिए बड़ा नेचुरल सी है ये बात पूछना कि 5 साल सारी चीजें आपने की, आपके कंट्रोल में था, ये जो जम्मू में हो रहा क्या इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये आप कौन करवा रहा है, हम तो नहीं ना करवा रहे, ये आप कौन करवा रहा है। तो वो कहेंगे कि आपने पहले बहुत किया, धरा छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी भी हो रहा है। तो लिहाजा उसमें यह है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसमें थोड़ा सारा कि उसकी तरफ आना बड़ा जरूरी है कि ये क्यों हो पा रहा है। ये एक मेरा सर सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब मैं खुद 3-4 दिन से सबके स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ये समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ जो इस समय जम्मू में हालात हैं, जम्मू कश्मीर में हम मान के चलेंगे कि मतलब थोड़ा सा लोग टेरराइज हुए हैं, जो एक आम आदमी है वो डरा हुआ है, मगर साथ ही साथ बीच में लोग, एक आम आदमी यही सोचता है कि यार चुनाव क्या होंगे या नहीं होंगे। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एज ए स्टेट जो इस समय ऑलरेडी डिस्टर्ब है, वहां भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्या पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट सूट करती है या पाकिस्तान को जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार है ये सूट करती है? देखिए, जो सारी चीज़ हो गई, 5 अगस्त हो गया, उसके बाद यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन आपने देखे कि इंसिडेंट फ्री इलेक्शन, कोई बिल्कुल स्वाय 1 या 2 इंसिडेंट्स के जो है कोई वो नहीं हुआ, वायलेंस की नहीं हुआ, और 40 साल की हाईएस्ट आपके पास पोल परसेंटेज बनी। वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक है कि आपने बहुत शोर किया था, साहब, बावजूद उसके लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटीग्रेट हो गए, उस प्रोसेस का वो हिस्सा बन गए। अभी अगर आप एक असेसमेंट अगर आप करें कि इलेक्शन हो जाते हैं अगले 2 महीने के अंदर, ये आपको कठुआ से लेकर करनाल तक आपको एक समान, एक किस्म की पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मिलेगी। आप भूल जाएंगे कि श्रीनगर में पोलिंग कैसे होती थी, जम्मू में कैसे होती है, बडगाम में कैसे होती थी, सांबा में कैसे। लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। उससे जो पिछले 5 साल की सारी चीज़ है वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएगी। ये चीज़ पाकिस्तान नहीं चाहेगा, चाहे सरकार किसी की भी बने, सरकार जिसकी भी बने। ये चीज़ पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहेगा, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिस्टोर हो नहीं चाहेगा। अभी जो हो रहा है अभी ये हो रहा है, ऑब्वियसली इसमें एक जो इसका एक बहुत बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसका एक एलिमेंट ये भी है कि आप वायलेंस का, अनसर्टेनिटी का माहौल ऐसा बना दो कि इलेक्शन ना हो सके। इलेक्शन नहीं होते हैं तो इंडिया की इंटरनेशनली एक बैड पब्लिसिटी है कि देखिए जी बड़े वहां पे दावे किए, चुनाव तक नहीं करवा पा रहे हैं, इलेक्शन इतने हालात खराब हो गए कि इलेक्शन तक नहीं करवा रहे। तो उसमें जो है एक पाकिस्तान को एक जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है वो उससे मिलता है। अब स्टेट्समैनशिप उसमें यह है कि बॉर्डर के उस पार बैठकर कोई क्या भी प्लानिंग क्यों ना कर रहा हो, हमें उसको वहां पे तो फाइट करना है, लेकिन उसके डिजाइन्स में हमने अपने आप को फाल नहीं होने देना। जब साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा फिर से, लेकिन उससे पहले दीपक से मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि आपने भी पूरा इसको फॉलो कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि इस समय क्या सिचुएशन है, किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन के वो इनपुट्स आ रही हैं, इन्फो मिलता है, उसके बाद काम होता है, जॉइंट टीम्स उसके ऊपर अपना काम करती हैं। कुछ चीज़ें हम बाहर नहीं डिस्कस कर सकते हैं, स्ट्रेटजी फोर्सेस की अपनी अपनी होती है। लेकिन पाकिस्तान ने 3 दिन पहले जो POJK है वहाँ पर एक लोकल डिजिटल चैनल है JK बोल करके, वहाँ पर जो डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं हिजबुल मुजाहिदीन के शमशेर खान, उनको सामने ला दिया है, और वो लाने के बाद वो जम्मू डिवीज़न के अटैक्स को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जितना भी आपका बॉर्डर एरिया है, वो चाहे आप गुरदासपुर से ले लीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर अखनूर तक, और अखनूर से LOC तक, आप पुंछ तक चलिए, जम्मू डिवीज़न के हम रखते हैं। कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन का एक ग्रुप अभी आया था, वो वहीं पर न्यूट्रलाइज हो गया। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अभी भी ISI पाकिस्तानी सेना उस वीडियो की आड़ में अपनी नीति जो है इन बॉर्डर के ऊपर अलर्ट किए हुए है कि इन्फिल्ट्रेशन और होगी आने वाले दिनों में? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें, शायद अगर मेरी बात गलत हो तो जफर साहब मुझे इसमें टोक सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मामलों को बेटर समझते हैं। मुझे लगता है जो शमशेर खान का इंटरव्यू है वो कराया गया है, खुद पाकिस्तानी आर्मी ने या ऐसे ने करवाया है। उसका 2 कारण है। एक तो ये कि हिजबुल मुजाहिदीन कहीं ना कहीं अपनी पकड़ जो है कश्मीर से भी खो चुका है, और शुरुआत एक अकेला ऐसा ग्रुप था
हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीर से जिसका कमांडर था, नहीं, वहीं वो से तो अपने शुरुआत आप को की थी। लोकल मिलिटेंट ग्रुप 1989 में वहीं आज खड़े वो हुए खो थे। चुका है। आज जम्मू में हालांकि अभी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग क्लियर नहीं कर रहे कि जितने ग्रुप नए आए हैं क्या ये जैश के हैं या लश्कर के हैं, मगर जैश और लश्कर दोनों पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और फॉरेन ग्रुप हैं। तो दो चीज़ें इसमें, एक पहली चीज़ ये है कि वापस ये बताना कि जम्मू कश्मीर में अगर आज जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसमें हिजबुल मुजाहिदीन का भी पूरा रोल है कि ये। दूसरी चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं शायद पीओके में बैठ के भी ये बताने का मतलब ये होता है कि पीओके, जिसको पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि पीओके इज़ ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया, कि पीओके, जबकि इंडियन चैनल्स ने, इंडियन मीडिया ने बहुत बार ये बताया कि नहीं जी पीओके अपने आप को पाकिस्तान से अलग मान के चलता है। तो पीओके के लोकल चैनल्स पर ऐसे इंटरव्यू चलवाना, ये करना, ये बताना कि आज जम्मू कश्मीर में आज भी पीओके आपके अगेंस्ट खड़ा है और वो जो जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम पीओके कहते हैं, वो आपका पार्ट नहीं है, बल्कि वो कश्मीरियों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। तो दो एंगल मुझे नहीं, इसके नजर आते हैं। हमने बहुत सी न्यूज़ तीसरी भी बात देखी यह है कि वहाँ पाकिस्तानी पर आर्मी और आईएसआई एक डोमिनेंस भी इस समय बताना चाहती है कि हम जो है एक डोमिनेंस रखे हुए हैं इन सारी चीज़ों पर, इन सारे वो पे, मगर पाकिस्तान के हमेशा से दोगली नीति रहती है। वो कहते हैं टेररिज्म हम नहीं कर रहे, मगर टेररिज्म ऑपरेट वहीं से हो रहा है, ट्रिगर तो वहीं से हो रहा है, ये अच्छी तरह नहीं, सब जानते वो हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान में अगर आप बात करो तो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पीओजे में प्रदर्शन होते हैं, बाल्टिस्तान में, गिलगित बाल्टिस्तान में होते हैं। उनके चैनल्स पे ऐसे इंटरव्यू बताने वो नहीं का मतलब बताना ये है। आपको कि हमारे चैनल्स बताते पर मुझे हैं। अब मैं इन सबसे हटके जफर साहब एक सवाल आपसे, ये थोड़ा सा हम बाहर की तरफ निकल के पूछता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मस्कट, दुबई, इस्तांबुल, कहीं भी आप बाहर जब जाते हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सी मीटिंग्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, तो अक्सर वहाँ पे चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर होती है। बिल्कुल। तो अभी का जो हालात कश्मीर के हैं ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसके पहले, दोनों में जब किसी फर्क के ऊपर आंकलन वहाँ पर होता है, तो बतौर आप जम्मू कश्मीर की तरफ से वहाँ एज ए सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, तो वो उस समय क्या सिचुएशन आपके सामने? देखिए, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन होती है जम्मू कश्मीर को लेकर, ये दो चीज़ें बड़ी दिलचस्पी की हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। एक ये कि जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, किताबें, हाँ, कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर, कन्फ्लिक्ट के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, कल्चर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर डिसप्रपोर्शनेट नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कोई यहाँ की बात नहीं है कि आप हर 2-4 महीने के बाद देखोगे तो दुनिया के किसी न किसी हिस्से में किसी टॉप नॉच ऑथर की, रिसर्चर की, किसी की एक नई किताब जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। यानी जापान आप जाओ, वहाँ पे कश्मीर पे किताब आ रही है, इंडोनेशिया जाओ आप, वहाँ पे आ रही। वेस्ट में तो है ही है ना, वेस्ट में तो इतना है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं। बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं सारे, उनके ऊपर हफ्ते दर हफ्ते जम्मू कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेकर डिस्कशन होती। एक चीज़ हो गया ये लिटरेचर का प्रोड्यूस होना, कि किताबें लिखी जाती हैं। दूसरा हो गया कि जो थिंक टैंक्स हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, बायलैटरल हैं, डिप्लोमेटिक हैं, नॉन डिप्लोमेटिक हैं, उनके ऊपर जो डिस्कशन होती है जम्मू कश्मीर को लेकर, ये भी पिछले 30-35 साल में जो है एक नई चीज़ हुई है। ये बहुत ज़्यादा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया के और इतने खितों को लेकर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं है जितनी जम्मू कश्मीर को लेकर इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि एक रेगुलर प्रोसेस जो वो चलता रहता है। आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत शार्प और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी तरफ शायद बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा। आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद और उससे पहले जो है जो डिस्कशन थी उनमें क्या फ़र्क पड़ा है। उसका फ़र्क काफ़ी हद तक वाज़ेह, क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्कशंस होती हैं ये क्लोज्ड होती हैं, ये बाहर जो है पब्लिक में इनके बारे में चर्चा नहीं होती। पहले जो हुआ करती थी, जो बातचीत पहले हुआ करती थी, उसमें ये चीज़ रखी जाती थी टेबल के ऊपर, ये डिस्कस किया जाता था कि नेगोशिएबल क्या क्या है, ठीक है, कि किस किस चीज़ को आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कि भी लाइन ऑफ कंट्रोल को ये कर दिया, बिजनेस कर दिया, ये कर दिया, वो जॉइंट कंट्रोल। एक वक्त में आपने देखा कि भी जॉइंट कंट्रोल के बारे में बात हुई। एक वक्त में आपने देखा कि करेंसी उधर की इधर, यहाँ की उधर, उसके बारे में बात हुई। कितनी कितनी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई। अब जो वो उसका हाशिया जो है वो सारा तंग होता जा रहा है। अब वो चीज़ें काफ़ी नॉन नेगोशिएबल जो है वो होती जा रही हैं। अब वो कहते हैं कि अब क्या क्या बच गया है जो नेगोशिएट हो सकता है, जिसके ऊपर बात। नजरिए में बदलाव आया। मैं आपको रोकूंगा इसमें, मैं इसलिए आ रहा था कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, मैं भी उस मीटिंग में था। वो साफमा के कुछ लोग थे और कुछ लोग फोर्ड फाउंडेशन से भी कुछ लोग थे। तो वो मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से वो लास्ट मीटिंग
किस साल की बात है ये? ये 2013 में हाँ ठीक है, वो आखिरी हुई होगी। आखिरी मीटिंग आखिरी हुई थी, होगी। आई वाज देयर। तो Right. उस समय भी एक पिक एंड चूज हुआ था कि लास्ट मीटिंग में कौन कौन बैठेगा, देन सम फ्रॉम बांग्लादेश, सम Yeah, फ्रॉम बिल्कुल, बिल्कुल। अदर्स भूटान, वो बिठा Yes, के तो बाकी सही लोगों को गुड बाय करके सही। दिहाड़ी बता दिया कि आप सही, जाइए। सही। मेरा सवाल तभी था कि क्या अब वो उसके बाद के हालात को लेकर जो अब please खास करके जो पोस्ट 2019 हुआ ना, पोस्ट 2000 एक चीज है कि जो पहले तो 2019 का पार्लियामेंट का एक्शन हुआ, एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ, गवर्नमेंट ने किया, वो जहाँ सारी चीज हो गई, आर्टिकल 370 को हटा दिया। आर्टिकल 370 जो है एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता था कि ये अभी भी एक जो स्थिति है मिडल में है, वो यहाँ से इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो आर्टिकल 370 यानी ग्रेटर एम्पावरमेंट, ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इन इंडिया, इसके इर्द गिर्द एक नेगोशिएशन जो है, ये इसको बोलते हैं टोटली मेन स्ट्रीम नेगोशिएशन, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करती है, जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा रही है, ये उसके दायरे के इर्द गिर्द रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका नजरिया ये रहता है कि नहीं पूरा ही सारा हो जाना चाहिए, वो उनका रहा है। अब जब ये हो गया, पार्लियामेंट से हो गया, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि जब केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों ने, पार्टीज ने डिसाइड किया केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की। सुप्रीम कोर्ट्स की यानी जुडिशरी की जो एक्सेप्टेबिलिटी, जो रिस्पेक्ट है जुडिशरी की, वो हर कंट्री में अलग अलग है। यानी पाकिस्तान की जुडिशरी का आप देखेंगे एक अलग मापदंड आपको मिलेगा, किसी भी मुल्क में आप। इंडिया की जो जुडिशरी है ये वर्ल्ड ओवर एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो एंजॉय करती है। और लास्ट ईयर दिसंबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि जो गवर्नमेंट का एक्शन है आर्टिकल 370 वो सही है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, थिंक टैंक हैं, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे हैं, ये इंटरनेशनल लॉज की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन, इनकी जो फाउंडेशन है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होती है, ये इंटरनेशनल लॉज की ये रिस्पेक्ट करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी तो अब ये चीज़ें जो हैं ये नॉन नेगोशिएबल, इसके ऊपर कोई फर्दर डिस्कशन नहीं है। अब जो आजकल के माहौल में जो बात होती है वो ये है, टेररिज्म, आप जितना भी कह लें कि पाकिस्तान इधर भेजता है या सारी चीज़ है, पाकिस्तान सोलली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये दोनों मुल्कों के लिए चैलेंज है। पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे पास ये हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान की अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई है तो टेररिज्म हमारे यहाँ पे तो कंट्रोल में आया, सो आया, उनके मुल्क में भी कंट्रोल में आया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वो हम सबका चैलेंज है, गुर्बत दोनों तरफ है, वो सबका चैलेंज है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज है, वाटर रिसोर्सेज है, वो तो इनके लिए कोई बॉर्डर जो है वो नहीं बड़ा आता इंपॉर्टेंट है। सवाल है। तो इन चीज़ों पे जो है लोग बीच में से इंटेलेक्चुअल एंगेज होते मुझे हैं। एक चीज बताइए कि क्या ट्रैक टू टॉक्स जो पाकिस्तान के साथ चला करती थी जी। किसी जमाने में, ओपनली तो नहीं Yes, हो रही है, yes. क्या वो कंटिन्यू हो रही है, बिल्कुल, कुछ ना कुछ चल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, और वो क्या देखिए- क्या आने वाले समय में आप मोदी 3.0 में क्या आप इस 5 सालों में इंडिया पाकिस्तान के कुछ बेटर रिलेशन देखते हैं? सो 2 क्वेश्चंस है। पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रैक टू या इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट, बैक चैनल, ये जो भी चीज़ होते हैं, ये कभी भी जो है ये बंद नहीं होते। ये मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी बंद नहीं कुछ ना होते, कुछ चलता रहता है। ये ऑफिशियल लेवल के ऊपर भी जो है वो बात होती रहती है। अभी क्या हुआ कि 2015 की बात है, प्राइम मिनिस्टर मिले मोदी नवाज शरीफ के साथ उफा में, और वहाँ पे ये SCO के साइडलाइंस के ऊपर उनकी आपस में बात हुई। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया, किसी को पता नहीं है, ना इंडिया में पता, ना पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम NSAs का एक ग्रुप बनाते हैं, तो हमारे दोनों NSAs मिला करेंगे किसी तीसरी कंट्री में, वहाँ पे बैठकर वो आपस में बात करेंगे। तब पाकिस्तान का NSA था ही नहीं, उन्होंने जो है बहुत जल्दी जाके एक NSA अपॉइंट किया। NSA अब इनकी आपस में होने शुरू, जो हमारे डोवल हैं और उनके थे, जंजुआ उनका नाम था, उनकी आपस में बातचीत होनी शुरू हुई। वो तो तीसरे या चौथे राउंड के बाद बात लीक हुई कि ये NSAs की बात आपस में चल रही है। ये तो एक आपस में बिल्कुल एक सीक्रेट, एक तरीके से आप इसको एक मतलब प्रोप्राइटरी चीज़ होती है कि सीक्रेट तरीके से चलती रहती है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो म्यूचुअल कंसर्न होते हैं, उनमें बाकायदा तौर के ऊपर चैनल्स होते हैं जिसमें एक दूसरे को कन्वे किया जाता है, बातचीत जो वो होती है। ट्रैक टू जो होता है वो नेसेसरली जो है वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट की नॉलेज में वो नॉलेज होता में है, रहता है, गवर्नमेंट की वो नॉलेज में होता कुछ है। NGOs होते देखो हैं, हम कुछ दो बाकी लोग मुल्क होते हैं। मुल्क है ना, तो 2 मुल्कों के अंदर जितने इश्यूज हमें सामने नजर आते हैं ये बहुत कम नजर आते हैं। इनसे बढ़ के बेशुमार इश्यूज जो हैं वो बाहर हैं, इनसे बाहर हैं, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट, कुछ ना कुछ बातचीत जो दोनों मुल्क चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बना रहना चाहिए। अब दूसरा आपका था कि मोदी 3.0 में आप क्या देखते हैं रिलेशंस को?
मोदी 3.0 में जो मेरी इनिशियल असेसमेंट थी वो ये थी कि दिस इज गोइंग टू बी ए गवर्नमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, पीस, फ्रेंडशिप, और कि जम्मू कश्मीर में वो शुरुआत करेंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आ भी गए थे पिछले महीने, शुरुआत करेंगे, फिर इलेक्शन, स्टेटहुड, ये सारी चीज़ें करते हैं। और शायद एक चर्चा रहता है हर जगह, पाकिस्तान हमारा नेबर भी है, बड़ा नेचुरल सा बन जाता है बात करने के लिए, कश्मीर में भी लोग दिलचस्पी के साथ देखते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भी अगर आप कैंपेन के दौरान देखें तो पाकिस्तान ने बड़े पॉजिटिव सिग्नल भेजे। पॉजिटिव सिग्नल कोई तभी भेजता है जब उसको अंदाज़ा होता है कि इसका जवाब आगे से भी ठीक आने वाला है। दिस इज़ मेनली द रीज़न कि जो टेररिस्ट हैं, कई लोग ISI में हैं, कई लोग फौज, वो ये चीज़ नहीं चाहते कि रिलेशन बेटर हो। बिल्कुल। और फिर वहीं पर मैं वो जाकर सवाल हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यात्रियों के ऊपर अटैक करना, प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं, हाँ। यात्रियों के ऊपर उसी अटैक दिन उसी करना। टाइम अब जब प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं तो दुनिया भर के जो लीडर हैं टेलीफोन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं सारे। तो वो एक, जिस दिन आप ओथ ले रहे होते हैं उस दिन एक नए रिलेशनशिप बिल्ड करने का भी मौका होता है। ये हम सब जानते थे कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तक नवाज शरीफ का भी है, तो प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ है, लेकिन नवाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ पर्सनल रिलेशन, पर्सनल केमिस्ट्री जो है बड़े प्राइवेट लेवल के ऊपर बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो ये सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब नवाज शरीफ का एक बड़ा डिटेल्ड सा मैसेज आएगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा मैसेज आता उससे पहले अटैक। उससे पहले ये अटैक करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ही डिफेंसिव के ऊपर डाल दिया। पिलग्रिम थे, हिंदू पिलग्रिम्स, हिंदू जो श्राइन है उसके ऊपर टेंपल से एक से आ रहे हैं दूसरे में जा रहे हैं, यूपी के और हरियाणा के रहने वाले हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ से नवाज शरीफ को बोलेंगे यार आपसे दोस्ती करनी है, ये तो पॉसिबल नहीं ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ दोनों कंट्रीज में कुछ लोग हैं, पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते। पाकिस्तान में कुछ नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अब मैं इसमें आपको एक वहीं पर ला रहा हूँ, एक चीज और सवाल बीच में आ गया था, जंजुआ और डोभाल वाला। इसमें चीन जो है, चाइना, इनका रोल जंजुआ और डोभाल के बीच में, जैसे आपने कहा कि एक सीक्रेट लेवल पे काम चल रहा था, उस समय चाइना की एंट्री बीच में होती है, और ड्यू टू चाइना ही, क्योंकि चाइना इस समय POJK के भीतर अपने प्रोजेक्ट वगैरह CPEC वगैरह वो चल रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं चाइना भी उतना ही इसमें इन्वॉल्व है ISI के साथ कि जहां पर स्टेबलाइज ना हो सके सिस्टम? एक चीज़ है कि कंट्रेरी टू जो हम अपने टेलीविज़न स्टूडियो में या बहुत सारे एक्सपर्ट से हम सुनते हैं, उसके बिल्कुल कंट्रेरी जो सिचुएशन ये है कि चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़े, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट जो है, वो जो ये CPEC जिसको बोलते हैं, वो हमारी जम्मू कश्मीर की, इंडिया की जो टेरिटरी है वो उसमें से गुजर के जाता है। वो हमारे हालात अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं तो वो प्रोजेक्ट उनका जो है बहुत ज़्यादा जेपर्डाइज हो जाता है। तो चाइना नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा बिगड़े, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना नहीं चाहेगा कि बहुत अच्छी स्टेबिलिटी इनके रिलेशन में आ जाए, क्योंकि अगर अच्छी स्टेबिलिटी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में आ जाएगी तो चाइना को जो एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, उसको जो एक डोमिनेंस मिलती है, लेवरेज मिलती है, वो नहीं रहेगी। तो वो कोई भी जो निकटतम जो पावर होगी वो नहीं चाहेगी कि ये दो आपस में ठीक हो जाए और हमारा बीच में से रोल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये आप देखते हैं कि जो 2019 का जो हमारा हुआ, उसके बाद चाइना ने एग्रेशन किया वहाँ पे लद्दाख में गलवान में किया, और अब देखें कि दो फ्रंट जो है वो हैंडल करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि आप यहाँ पे ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के साथ आईबाल टू आईबाल खड़े और वहाँ पे चाइना के साथ। उस वक्त भी तो ये जो बैक चैनल बात होती है, उस वक्त भी तो इंडियन ने पाकिस्तान के साथ बात की कि क्या आप हमें एश्योरेंस दे सकते हो पीस की, तो तभी जाकर जो सीज फायर यहाँ पे हुआ, और सीज फायर के बाद यहाँ से बहुत सारे जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस विड्रॉ की गई और वो जाकर चाइना वो लद्दाख के बॉर्डर पे जो है वो डिप्लॉय चीज़ें जो हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे कि आप जो इस समय जम्मू में टेररिज्म चल रहा है, मैं कश्मीर को माइनस करके बात करूँगा, क्या इसके ऐसा भी चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की भी इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ों में हो? अनलाइकली ऐसा, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट इंटरेस्ट है इस चीज़ को करने में, ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है, इसका जो डायरेक्ट इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान का ही है। तो ये बड़ा अनलाइकली है कि कोई और तीसरा मुल्क जो है वो आके इंडिया में इस तरह से इंटरफेयर कर रहा हो। मगर यह कि आपका एक चीज़ कहना है कि पाकिस्तान में भी, जैसे आपने कहा, बहुत से ऐसे पाकिस्तान में जो बहुत से लोग ऐसे हैं
जो शुरू से ये नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान की स्टेट एज ए स्टेट्स इनके रिलेशन अच्छे हों और गवर्नमेंट्स के रिलेशन अच्छे हों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो शिफ्ट कश्मीर से जम्मू हुआ है। ये एक डेंजरस चीज़ आप इसको मानते हैं या आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, कई बार कश्मीर नहीं तो कई बार जम्मू? देखो, जम्मू में क्या है कि ऐसी बात नहीं है कि जम्मू में टेररिज्म पहले नहीं हुआ। अर्ली 1990s में बहुत ज्यादा हुआ है यहाँ पे। आप 2002-3 के बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्थिति पूरी जो है वो यहाँ पे कंट्रोल में आई। तो पहले वो ज्यादा है। अब होता क्या है कि अब कोई भी देश जो है वो 24/7 टेररिज्म से लड़ने के लिए नहीं बना हुआ होता, और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो एम्बिशियस है, जो एक ग्लोबल लीडरशिप की तरफ जो वो देख रहा है, वो अपने आप को पूरी तरह से एंगेज कर देगा कि भाई हमारा क्या काम है, व्हाट इज इंडिया नोन फॉर, इंडिया इज नोन फॉर फाइटिंग टेररिज्म। ये तो किसी मुल्क की पहचान ना हुई। तो हमने यहाँ पे जम्मू में अच्छे तरीके से लड़ा, कश्मीर में चैलेंज था। फिर उसके बाद हमारा जितना फोकस है, नई एक्सपर्टीज, नई नॉलेज, नई स्टडी, नया इंटेलिजेंस, नया इक्विपमेंट, नई सारी चीज़ जो हमने की वो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से की। 2019 जब हुआ तो उस वक्त भी जो पूरा जहन था वो कश्मीर की तरफ था, पता था जम्मू में कुछ नहीं होने वाला, वो कश्मीर। तब तक क्या हो गया कि वो सारे लोग, आप सारे डिफेंस के साथ बड़े करीबी आपने रिपोर्टिंग की है, वो सारे लोग जो 90s में यहाँ पे काम, वो तो रिटायर हो गए, वो तो सारे चले गए। अब जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये टेरेन नया है, सारी चीज, और मिलिटेंसी बिल्कुल नई नई आ गई, उसका जो पैटर्न है, ट्रेंड है, वो बिल्कुल नया। उसके साथ डील ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जाएगा, कंट्रोल तो इसके ऊपर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको वक्त जो है वो लगेगा। अभी हम कोई और चीज का वेट कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे पॉलिटिकल नॉर्मेलिटी का वेट कर रहे थे, अभी हम एक नया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को सेटल करने की बात कर रहे थे। तो बीच में यहाँ पे मिलिटेंसी इंट्रोड्यूस हो गई, उसको कंट्रोल करने में जो मान लो कि जो हमारा एक ट्रेजेक्ट्री थी, हमारा रास्ता था, वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया। ये नहीं है कि वो अब बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा, दैट विल टेक टाइम। सो देयर इज ए न्यू चैलेंज दैट वन हैज टू फेस। बिल्कुल जफर साहब, अभी प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। इससे पहले कि मैं क्लिंक करूं, आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत से सवाल जो मेरे ध्यान में थे, खास करके मैं ये पूछना चाहता था कि 370 या 35 के बाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति, जहाँ जम्मू में शिफ्ट हो रहा है टेररिज्म, जहाँ फिर इंटरनेशनली हम लोग कहाँ पे हमारे बारे में बात हो, नजरिया इंटरनेशनली जो है वो बदल गया। मैं इसमें छोटी सारी एक चीज बताता हूँ आपको कि 1947 से ऑनवर्ड जो है ना, इमीडिएटली आप देखो, लीगली हमारी पोजीशन जो है वो ऑलवेज बेटर थी, क्योंकि यहाँ के जो किंग थे, महाराजा थे, उन्होंने इन राइटिंग दिया, एक्सेशन उन्होंने किया, नंबर 1। नंबर 2, अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर के जो सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, बड़े रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल लीडर थे, शेख अब्दुल्ला, उनका 100% सपोर्ट जो है वो एक्सेशन को था बिल्कुल, ठीक है, बजाय इसके कि मुस्लिम मेजॉरिटी वगैरह सारा कुछ होने के बावजूद उनका 100% सपोर्ट जो है, बाकी चीज़ें जो वो बिगड़ी वो 5-6 साल के बाद बिगड़ी, उनका 100% सपोर्ट एक्सेशन को था। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के व्यू पॉइंट को ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी एज कम्पेयर टू अवर व्यू पॉइंट। हमें चोर माना जाता था और उनको माना जाता है ये ठीक कह रहे हैं। तो एक क्या हुआ कि ये हमारे जो लोग, अभी जैसे आप देखें सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होता, तो दुनिया के सारे लीडर, प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, वहाँ पे स्पीच होगी। तो इस तरह से दोनों मुल्क अपने अपने लीडरों को भेजते थे कि आप दुनिया में जाइए, वर्ल्ड कैपिटल्स में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, बर्लिन में, पेरिस में, हर जगह आप जाइए और वहाँ पे जाकर अपने व्यू पॉइंट को समझाइए, बताइए कि भी ये तो हमारे पास तो कानूनी सारी चीज़ है। बिल्कुल। तो 1962 का एक किस्सा है कि जो मीर कासिम एक बड़े लीडर होते थे यहाँ पे, बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी बने, 71 में चीफ मिनिस्टर बने थे वो गए थे न्यूयॉर्क में। पहले जो 47-48 में शेख अब्दुल्ला खुद जाते थे, वो गए थे न्यूयॉर्क में। तो उनको नेहरू ने बोला था कि आप न्यूयॉर्क से आओगे तो लंदन आना, यहाँ से होते हुए पेरिस वगैरह 8-10 मुल्कों के कैपिटल्स में, एक तो डिप्लोमेट्स के साथ मिलना वहाँ पे और दूसरा जो है प्रेस के साथ। उन्होंने वापस आके नेहरू को एक रिपोर्ट भेजी, तो वो उनकी जो बायोग्राफी है उसके बीच में उन्होंने लिखा, नेहरू को रिपोर्ट भेजी। वो कहते जी मैं दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी गया, वहाँ के डिप्लोमेट्स और वहाँ के प्रेस, उनको हमारी कहानी का पता ही कोई नहीं है, सब पाकिस्तान की कहानी सब पाकिस्तान की कहानी कहते हमारी कहानी का पता ही कोई नहीं है। मेरी जानकारी ये है कि आर्टिकल 370 जब हुआ तो जो इंडियन हमारा जो फॉरेन अफेयर्स का सारा जो सिस्टम चलता है, उन्होंने दुनिया के हर कंट्री को, उनके जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, उनको चिट्ठी लिख के भेजी, उनको बताया कि देखो हमें यहाँ पे आर्टिकल, अब आप उधर चले जाएं, आप यूरोप में कहीं पे चले जाएं, आप ऑस्ट्रिया में चले जाएं, हंगरी में चले जाएं,
उधर जाकर समझाना शुरू कर दें उसको क्या पता आर्टिकल क्या पता, 370 क्या चीज है, ठीक क्या है। चीज़ है? उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भेजा, कि आपको कोई बताएगा कि शायद वहाँ पे मुसलमानों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा। बोला कि कुछ नहीं है, बिल्कुल टेररिज्म था, ये मामला था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, ये हमारे पास जो है राइट है इस चीज़ को विड्रॉ करने का, ये हमने किया। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ों को कंट्रोल में लाके हम इलेक्शन भी करवाएंगे। हम भी अब अगर कोई चला जाए, लंदन में चला जाए या वाशिंगटन में चला जाए, उधर जाके किसी डिप्लोमेट के साथ मिले कि जी मैंने इंडिया के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवानी है, वो कहते नहीं हमें पता है डॉक्यूमेंट पहुंच चुके हैं आपके, डॉक्यूमेंट हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ये चीज इन्होंने की हुई है काफी अच्छे तरीके तो से। हालात अच्छे से वो हैंडल बदले किए हैं। इन्होंने। तो अभी हम समाप्ति की ओर हैं। जो आज हमारी चर्चा चल रही थी, जाफर इकबाल चौधरी साहब, दीपक खजूरिया जी, तो काफ़ी विस्तार में हमने इस मुद्दे के ऊपर बात की है कि जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पर हम कहाँ पे हैं, किस तरह से लोग हमारे बारे में सोचते हैं, और इस समय जो जम्मू कश्मीर के भीतर, खास करके जम्मू संभाग के भीतर जो टेररिज्म एक्टिविटी बढ़ रही है, इसका क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, और किस तरीके से यहाँ पर जो हालात अभी बन रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में और क्या चिंताएं बढ़ेंगी सुरक्षा बलों के लिए। तो तमाम पहलुओं पर जो चर्चा हुई, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank you. तो मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।